चैप्टर 13 की जो आयन के रिएक्शन से एल्डिहाइड की एक एक करके वो सारी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम कॉपी में सेकंड नंबर पर है वो है केनिजारो अभिक्रिया। हम अभी एल्डिहाइड की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड की हमने स्टार्ट करा केनिजारो अभिक्रिया से। अच्छा, केनिजारो अभिक्रिया में एक वर्ड आएगा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन से होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कौन से होते हैं। जो HCHO सबसे छोटा वाला और C6H5CHO सबसे बड़ा वाला, ये दोनों एल्डिहाइड जो है ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। और जो बीच वाला है CH3CHO ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, अर्थात इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा। हम अभी जो अभिक्रिया देखने जा रहे हैं केनिजारो अभिक्रिया, वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की है, अर्थात केनिजारो अभिक्रिया सिर्फ HCHO और C6H5CHO ही देती है। इसके बाद हम अभिक्रिया देखेंगे एल्डोल संगनन, जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की है, अर्थात वह अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ CH3CHO ही देता है। अभी हम देखने जा रहे हैं केनिजारो अभिक्रिया। अभी हमने क्या पढ़ा कि केनिजारो अभिक्रिया केवल अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही देते हैं। मैंने ले लिया HCHO। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दोनों लिए जाते हैं, ये मैंने दोनों ले लिए। फिर इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं सांद्र क्षार के साथ। सांद्र क्षार के रूप में मैंने ले लिया NaOH। देखिएगा अब क्या होगा। अब होता कुछ इस प्रकार से है कि आपने जो एल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं, इन दोनों अणुओं की अभिक्रिया में सांद्र क्षार के साथ करें तो होता क्या है, इन दोनों अणु में से एक अणु तो ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु जो है वो अपचयित हो जाता है। क्या होता है, एक एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा एल्डिहाइड का अणु क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। जब अब पहले आप ये देखिएगा कि एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, अपचयित होकर क्या बनाता है। एक क्रम हमने देखा था, अल्कोहल, एल्डिहाइड और अम्ल, कि जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो अम्ल प्राप्त होता है। इसके विपरीत जब अम्ल का ऑक्सीकरण किया जाता है, अम्ल का अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड का जब अपचयन किया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये सिस्टम याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड का जो एक अणु है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ऑक्सीकृत होकर ये क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का अम्ल, और दूसरा अणु अपचयित होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्कोहल। अब ये HCOOH उधर जाता ही रहता है कि कितने बीच में इसे सांद्र क्षार NaOH दिख जाता है। तो होता क्या है कि NaOH इस H को हटाकर अपने में से Na को जोड़ देता है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ H हटकर क्या आ जाता है, Na आ जाता है। इसकी वजह से NaOH की वजह से तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है HCOONA और CH3OH के साथ। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार हमें एक सोडियम लवण प्राप्त हुआ तथा एल्कोहल प्राप्त हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं एल्डोल संगठन। अच्छा, आप क्या कीजिएगा कि एक एक रिएक्शन इसमें देखने के बाद वीडियो पॉज करके पहले उसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं एल्डोल संगठन। एल्डोल संगठन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड देते हैं। कौन से एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हमने ले लिए CH3CHO। ठीक है, इसके हमें कम से कम दो अणु लेना है, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं किंतु दो से कम नहीं लेना है। ये दोनों अणु जो है ये समान भी हो सकते हैं या फिर भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, हम तनुसार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तनुसार NaOH की उपस्थिति में दोनों की अभिक्रिया होती है। अब देखिए अभिक्रिया किस प्रकार होगी। CH3CHO को हम खोल के लिख लेंगे, CH3
CH डबल बॉन्ड O। और इस पीछे वाले CH3CHO में, अब इस पीछे वाले यौगिक में से हमें सिर्फ H काम का है, और H को बाहर निकालकर हम पीछे वाले यौगिक को ऐसा के साथ लिख देंगे। CH3 था तो ये CH2CHO रह जाएगा, और उपस्थिति तनु NaOH की। एग्जाम में आपको ये वाली रिएक्शन लिखना है, ऊपर वाली सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई थी। अब देखिएगा, अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक संघनन अभिक्रिया है, अर्थात इसमें पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बन जाते हैं, और दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो कौन कौन से पुराने बंध टूटेंगे? सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, एक ये टूट जाता है, और हाइड्रोजन और पीछे वाले यौगिक के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अब आप देखो, इस कार्बन का ये बंध टूटा है, तो ये इस कार्बन को अपना नया बंध बनाना है, और इस कार्बन का भी ये बंध टूटा है, तो इस कार्बन को भी अपना नया बंध बनाना है। तो होता क्या है कि ये जो आगे वाला पूरा समूह है, इस पीछे वाले पूरे समूह के साथ एक नया बंध बना लेता है। तो देखिएगा, हमें प्राप्त होगा CH3CH, और पीछे वाला समूह है CH2CHO, और दोनों के बीच में एक बंध बन जाएगा। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन के साथ अभी भी एक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन को आप अलग मत कर दीजिएगा। ये ऑक्सीजन जो है, इस पहले दो बॉन्ड बना रहा था, आपने सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ा है, ये दूसरे बॉन्ड के साथ अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये है कि एक छोटा समूह रह गया, इसलिए इसको हम नीचे जोड़ देंगे। एक ही बात है, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, एक ही बात है। अब देखिए, इस ऑक्सीजन का भी आपने एक बंध तोड़ा, तो इसको भी अपना नया बंध बनाना है, और इस हाइड्रोजन का भी एक बंध टूटा है, तो इस हाइड्रोजन को भी अपना नया बंध बनाना है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नया बंध बना लेता है, और क्या बन जाता है, OH बन जाता है। इस प्रकार आपको एक नया यौगिक प्राप्त होता है। अब आप देखिएगा, आपको ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है, ये एल्डिहाइड के भी गुण प्रदर्शित करता है और अल्कोहल के भी गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए इस प्राप्त यौगिक को हम एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल, एल्डोल कहते हैं, और ये अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। देखिएगा, थ्योरी में हम क्या लिखेंगे? थ्योरी में हम लिखेंगे कि हम लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, इसके दो अणु भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये दोनों समान भी हो सकते हैं, हमने समान लिए, या फिर ये दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या फिर भिन्न एल्डिहाइड के दो या दो से अधिक अणु इस तनुसार NaOH की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, तो उस यौगिक को तो हम कहते हैं एल्डोल, और यह अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। अब हमारी आज की थर्ड रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। जैसा कि नाम से क्लियर है, बेंजो अर्थात इसके अंदर कौन सा एल्डिहाइड आएगा? बेंजोल्डिहाइड C6H5CHO। इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन विहीन ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है। बेंजोइन संघनन जो होता है वो केवल और केवल बेंजोल्डिहाइड ही देता है। बेंजोल्डिहाइड के हम दो अणु लेंगे C6H5CHO, तथा इसे हम KCN के साथ, इसके हम KCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले हम इस बेंजोल्डिहाइड के दोनों अणुओं को खोल देंगे। किस प्रकार? देखिएगा, खोलने की स्टाइल हमारी वही रहेगी, C6H5CH डबल बॉन्ड O। और अब इसको देखिएगा, अगर हम इसको भी इस प्रकार से खोलते हैं तो हम अभिक्रिया समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको पलटा के खोलते हैं। CHO को आगे लो, CH डबल बॉन्ड O C6H5। अब देखिएगा, अगर आप पीछे वाले अणु को भी इसी स्टाइल में खोलोगे तो यहाँ देखो, यहाँ हम अभिक्रिया को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ आ गए ऑक्सीजन। तो इसलिए अभिक्रिया को समझने के लिए हम इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऊपर ले जाएंगे और हाइड्रोजन को यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार दोनों बेंजोल्डिहाइड के अणु खोल लिए जाएंगे। इन दोनों की अभिक्रिया आप करवा रहे हो KCN के साथ। KCN के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या होगा, ये दोनों बेंजोल्डिहाइड के अणु जुड़ जाएंगे और जुड़ के एक नया यौगिक बनाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखिएगा, जुड़ने के लिए पहले हमको पुराने बंध तोड़ना पड़ेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन और पीछे वाले समूह के बीच का बॉन्ड टूटता है। अब देखिएगा, इस कार्बन का ये बंध टूटा है, ठीक है, अर्थात इस पूरे समूह का बंध टूटा है, और इस पीछे वाले समूह का भी एक बंध टूटा है। तो ये दोनों समूह क्या करेंगे, आपस में एक नया बंध बना लेंगे। आगे वाला समूह कौन सा है? C6H5
CH, पीछे वाला समूह कौन सा है, C डबल बॉन्ड O C6H5, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन अभी भी इस कार्बन के साथ बंधा हुआ है, ये हाइड्रोजन जाकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH बन जाएगा। इस प्रकार हमें एक नया यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक का नाम है बेंजोइन और ये अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन संघनन। अब देखिएगा क्लेजन सीमित संघनन जो होता है उसके अंदर हम किन दो एल्डिहाइड को लेते हैं, देखो एक लॉजिक दिया था आपको, A4 एल्डोल संघनन, तो इसलिए हम A4 लेते हैं एसीटैल्डिहाइड। B4 बेंजोइन संघनन, इसलिए हम B4 लेते हैं बेंजल्डिहाइड। अब C4 हम पढ़ते जा रहे हैं क्लेजन श्मिट संघनन, इसलिए C4 अब हम लेंगे C इज इक्वल टू, यहाँ मैथ्स के इक्वेशन बना देंगे C इज इक्वल टू A प्लस B, यानी कि हमें एक अणु तो लेना है एसीटैल्डिहाइड का और एक अणु लेना है बेंजल्डिहाइड का। तो देखिएगा पहले हम बेंजल्डिहाइड का अणु ले लेते हैं, फिर जो बड़ा है C6H5CHO, फिर हम एसीटैल्डिहाइड का लेंगे CH3CHO। इन दोनों की अभिक्रिया जो है वो हम तनु NaOH की उपस्थिति में करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, तनु NaOH। देखिएगा इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम पहले इसको अच्छे से खोल लेते हैं। C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO, तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तनु NaOH। अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी कि जब क्लेजन सीमिट संघनन होता है तो यहाँ उस टाइप नहीं होगा कि कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा और इधर से H निकाला और H जुड़ गया, नहीं। क्लेजन सीमिट संघनन में एक H2O का अणु बाहर होता है। क्या बाहर होता है, H2O का अणु। और यहाँ पर आप एक लॉजिक बना लीजिएगा कि अगली हम जो 2-3 रिएक्शन देखने जा रहे हैं उन सभी रिएक्शन में शुरुआत में सबसे पहले H2O का अणु बाहर होता है। रिएक्शन नंबर 5 में भी होगा, 6 में भी होगा, 7 में भी होगा और 8 में भी होगा। और वो कैसे होगा, यहाँ से तो एक ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ से हम लेंगे H2, तो यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O बाहर। तो देखिएगा यहाँ से जब आप ऑक्सीजन बाहर करोगे तो उसके लिए आपको इस समूह के 2 बंध तोड़ना पड़ेंगे। इसका मतलब ये आगे वाला समूह 2 नए बंध बनाएगा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बंध बाहर करोगे तो इसका मतलब आपको इसके भी 2 बंध तोड़ना पड़ेंगे, अर्थात पीछे वाला समूह भी 2 नए बंध बनाएगा। तो देखिएगा आगे वाला समूह क्या है, C6H5CH, पीछे वाला समूह पहले CH3 था पर 2 H निकल गए, तो अब ये रह जाएगा CH3CHO। क्योंकि इन दोनों के आपने 2-2 बंध तोड़े तो इन दोनों को 2 नए बंध बनाने हैं, इसलिए दोनों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपको आपका एक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। इस यौगिक को हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। वो क्यों, देखिएगा ये है हमारा कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह का पड़ोसी कार्बन अल्फा कहलाता है, दूसरे नंबर का कार्बन बीटा कहलाता है, और डबल बॉन्ड को हम असंतृप्त कहते हैं। तो यहाँ जो असंतृप्त बॉन्ड लगा हुआ है डबल बॉन्ड, वो किन के बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त। और ये आपका कौन सा यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक। आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल कहा जाता है, और जिनमें भी C डबल बॉन्ड O होता है वो यौगिक कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो ये यौगिक कहलाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी हमने, क्लेजन सीमिट संघनन। C4 क्लेजन सीमिट संघनन था तो C बराबर A प्लस B, एक अणु ले लिया एसिटैल्डिहाइड का और एक अणु बेंजल्डिहाइड का। किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में। क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि क्लेजन सीमिट संघनन में एक H2O का अणु बाहर होता है, यहाँ से O, यहाँ से H2O बाहर, जो बचा था उन्हें जोड़ दिया, दैट्स इट। अब देखो जब हम थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी लिखने में इसे हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक क्यों नाम दिया, हम जानते हैं रिंग वाले एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, और जिनमें रिंग नहीं होगी वो एलिफेटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एलिफेटिक एल्डिहाइड में भी हमने कौन सा लिया है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला, तो ये कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड।
इन दोनों का आप क्या करवा रहे हो, संघनन। किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो बस अब इन्हीं बातों को आप मिला के लिख दो कि क्या कर रहे हैं कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो संघनन होता है, और संघनन के फलस्वरूप अभी जो यौगिक प्राप्त हुआ था अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। यही है क्लेजेंसिंग संघनन। अब हम देखने जा रहे हैं पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया में 3 वर्ड आएंगे। एक वर्ड आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो आप जानते हो रिंग वाला एल्डिहाइड C6H5CH2। एक वर्ड आएगा वसा अम्ल। वसा अम्ल यानी कि हमारे COOH वाले अम्ल कोई भी ले लेंगे हम, एक और वर्ड आएगा वसा अम्ल का सोडियम लवण। तो देखिएगा इस वसा अम्ल का अगर आपको सोडियम लवण बनाना है तो कुछ नहीं, ये H हटाकर N लगा दो, ये हो जाता है वसा अम्ल का सोडियम लवण। कभी आपको पोटेशियम लवण बनाने के लिए कहे तो आप यहाँ क्या लगा दो, K लगा दो। इस प्रकार से आपको कहेंगे वसा अम्ल का सोडियम लवण तो H हटाकर क्या लगा देंगे। फिर कहेंगे कि उसी अम्ल का एनहाइड्राइड। अब देखो एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड अगर हम किसी भी यौगिक के 2 अणुओं को लेकर, यौगिक के 2 अणु, अगर किसी भी यौगिक के 2 अणुओं को लेकर उसमें से अगर एक H2 का अणु बाहर कर दे, किसका अणु बाहर कर दे, H2 का अणु बाहर कर दे, तो H2 का अणु बाहर करने के बाद जो यौगिक बचता है वो उस पहले वाले यौगिक का एनहाइड्राइड कहलाता है। तो हम क्या करेंगे कि हमको इस वसा अम्ल का एनहाइड्राइड चाहिए, तो हमने 2 वसा अम्ल के अणु लिए, इसमें से एक H2 बाहर कर देंगे, H यहाँ से और OH यहाँ से। तो देखो क्या बचेगा, CH3CO, CH3CO 2 बार, CH3CO 2 बार, एक O। ये जो प्राप्त हुआ ये कहलाएगा एनहाइड्राइड। और ये एनहाइड्राइड किसका है, ये एनहाइड्राइड जो है इस एसिटिक अम्ल का है, तो ये कहलाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए पर्किन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पर्किन रिएक्शन हम थ्योरी से समझेंगे, पहले इसकी थ्योरी याद करेंगे फिर अभिक्रिया देखेंगे। पर्किन अभिक्रिया में थ्योरी कहती है कि हम सबसे पहले लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये ले लिया C6H5CH2। इसको पता है किसके साथ गर्म करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं वसा अम्ल का सोडियम लवण। वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है CH3CONA, और इसी अम्ल का एनहाइड्राइड, इसी अम्ल का एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO का O। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, तो होता ये है कि एक H2 का अणु बाहर हो जाता है। देखो ये बात हमारी ऊपर ही हो गई थी कि आने वाली 3-4 रिएक्शन में हमेशा H2 का अणु बाहर होगा। इसी प्रकार पर्किन में भी H2 का अणु बाहर हो जाता है। कैसे बाहर होता है, यहाँ से तो होता है O और यहाँ से H2, एक H2 का अणु बाहर हो जाता है। अब देखिएगा जब यहाँ से O बाहर हुआ, यहाँ क्या लिखना है, हम लोगों ने यहाँ लिख के रखा, यहाँ से जो O बाहर हुआ है तो उसके बाद यहाँ बचता है C6H5CH, और यहाँ से जब H2 बाहर होता है तो यहाँ बचेगा CHCO और एक बाहर का O। अभी आप याद रखिएगा CH3CO का होल ट्वाइस था, यानी कि CH3CO कितनी बार था, 2 बार था, आपने एक ही बार इसका उपयोग किया है, यानी कि दूसरा CH3CO अभी भी शेष बचा होगा। अब देखिएगा आपने यहाँ से O बाहर किया, इसका मतलब आपने आगे वाले समूह के कितने बंध तोड़े, 2 बंध तोड़े। यहाँ से H2 बाहर करा तो इस वाले समूह के भी कितने बंध तोड़े, 2 बंध तोड़े। इसका मतलब इन दोनों समूहों को अपने दोनों ही बंध बनाना है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। CH3CO में बता दूं 2 थे, एक आपने यहाँ वापस लिए, दूसरा CH3CO के साथ साथ पीछे लिख दिया। अब आप देखिएगा आपने जो H2 का अणु बाहर किया था वो H2 का अणु क्या करता है कि दोबारा से आ जाता है और दोबारा से आके अभिक्रिया कर लेता है। अब H2 किन से मिलकर बना होता है, H और OH से, तो H इससे जुड़ जाता है, OH इससे जुड़ जाता है। इस प्रकार आपको अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। अभिक्रिया का नाम है पर्किन। फिर से देखिएगा क्या करते हैं, हम पर्किन अभिक्रिया में लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम गर्म करते हैं वसा अम्ल के सोडियम लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या होता है, जल का एक अणु बाहर जाता है। कैसे होगा, यहाँ से O, यहाँ से H2 बाहर, यहाँ से O बाहर किया तो क्या बचेगा, C6H5CH।
समूह के भी आपने 2 हाइड्रोजन बाहर करे ना, तो 2 बंध तोड़े, तो अब इन दोनों समूहों को अपने 2 नए बंध बनाने होंगे, इसके ऊपर डबल बॉन्ड से आप डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, C6H5CH, तो ये हो जाएगा CH CO, ऊपर डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, एक वो पीछे। CH3CO कितने बार थे? 2 बार थे, आपने एक बार उपयोग में लिया, तो दूसरा CH3CO से शेष बचेगा। H2O का अणु तो बाहर निकला था, वो वापस आके जुड़ जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार आपको अल्फा बीटा असंख्यात्मक कार्बन यौगिक प्राप्त होगा, जिसका नाम है सिनेलिक अम्ल। अब देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं नोवेल अभिक्रिया। नोवेल अभिक्रिया भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया है, उसमें हम लेते हैं C6H5CH2, ठीक है, ये तो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसको हम गर्म करते हैं, इसके साथ सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक के साथ। सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त कौन सा होगा हमारा? H2C COO C2H5 का कॉम्प्लेक्स। आप टेंशन मत लीजिए, आप जब पूरी अभिक्रिया करोगे तो आपको ये यौगिक आसानी से याद हो जाएगा। इसे हम किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? पेरिडिन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि क्या होगा, अगली आने वाली सारी रिएक्शन में H2O का अणु बाहर होगा, तो वही होगा H2 यहाँ से, O यहाँ से, H2O बाहर हो जाएगा। अब देखिए, फिर हमेशा की तरह वही होगा, यहाँ से O बाहर करा है, तो इसका मतलब आपने इस वाले समूह के 2 बंध तोड़े होंगे, और यहाँ से H2 बाहर किया, अर्थात पीछे वाले समूह के लिए आपने 2 बंध तोड़े होंगे, तो दोनों समूह को आपको 2 नए बंध बनाना है, तो दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। आगे वाला समूह है C6H5CH, पीछे वाला समूह CCOO C2H5 का कॉम्प्लेक्स, दोनों को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब देखिएगा हुआ क्या है कि पहले पद में H2O का अणु बाहर हुआ, ठीक है। अब यहाँ एकता कपूर के सीरियल टाइप होगा कि जो बाहर हुआ था वो अगले पद में आपको आके वापस से अभिक्रिया कर लेगा। अर्थात पहले H2O बाहर हुआ था, दूसरे पद में 2H2O आकर वापस इसके साथ अभिक्रिया करेगा। अब देखिएगा H2O किससे मिलकर बना होता है? H और OH से। अब ये OH क्या करता है कि यहाँ पर जो C2H5 उपस्थित है, यहाँ पर जो C2H5 उपस्थित है, ये OH इस C2H5 के साथ जुड़ेगा और यहाँ से C2H5 को बाहर कर लेगा। तो जब OH C2H5 के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? C2H5OH, अर्थात ये C2H5OH बन के बाहर जाएगा। हमारे पास कितने H2O थे? 2 H2O थे, यानी कि 2 OH और 2 OH थे, और यहाँ पर भी C2H5 कितने हैं? 2 C2H5 के। तो ये दोनों C2H5 इन दोनों OH के साथ जुड़ के 2 C2H5OH बन के बाहर जाएंगे। अब जहाँ से C2H5 बाहर हुआ है वहाँ पर ही H जाके जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H5CH डबल बॉन्ड C, आगे वाला हिस्सा ऐसे कैसा रहेगा? C डबल बॉन्ड COO भी ऐसे कैसा? C2H5 बाहर हो गया और इसके स्थान पर कौन आके जुड़ गया? H। कितने H जुड़े? 2H। यहाँ पर हम एक ही H लिखेंगे, नीचे ट्वाइस है, तो ये 2 के बराबर हो गए, ठीक है। अब अगले पद में हम क्या करने जा रहे हैं? अगले पद में हम इसे गर्म करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप बैक करके एक और बार समझते रहिएगा। अगले पद में हम क्या करेंगे? इसे हम गर्म करेंगे, इस पूरे यौगिक को। तो होगा क्या? यहाँ से COO अर्थात CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो देखिएगा क्या बचेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड C, COO तो बाहर हो गया, क्या बचा? सिर्फ H। किंतु ध्यान रखिएगा COOH कितने थे? 2, सिर्फ एक COOH के अंदर से CO2 बाहर हुआ है, दूसरा COOH अभी भी इसे कैसा बचा हुआ है। यही आपका देखिएगा क्या करते हैं, हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक के साथ। सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक हम कैसे लिखेंगे? हम सोच के लिखेंगे कि H2O बाहर करना है, तो आगे H2 आएगा, फिर कार्बन आएगा, CO2 गैस बाहर होती है, यानी COO आता है, एक बार C2H5 बाहर होता है, यानी कि C2H5 भी आएगा। जिनके सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक पेरिडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। पहले H2O का अणु बाहर होता है, दूसरे पद में वही H2O आकर अभिक्रिया कर लेता है, इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाता है। थैंक यू गाइस।